ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य पर लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। हिंदी गद्य मीन्स हिंदी प्रोज। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे, जैसे कि हम हर प्लान में करते हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्री आप 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में कर सकते हैं, बस आपको उसका सीक्वेंस सही रखना है। तो आइए देखते हैं हम अपने प्लान में। दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र एवं अवधि। दिनांक में जो भी डेट है, जिस डेट पे आप प्लान बना रहे हो आप वो डेट डालोगे। कक्षा में जो भी क्लास है आपकी, जिस क्लास का आप प्लान बना रहे हो वो क्लास लिखोगे। विषय में आप हिंदी गद्य लिखेंगे। हिंदी में आप ध्यान रखेंगे कि आपका गद्य, पद्य, व्याकरण और निबंध चारों के प्लान के फॉर्मेट अलग अलग हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा। हिंदी गद्य का फॉर्मेट अलग है, पद्य का अलग है, व्याकरण का अलग है और निबंध का अलग है। तो आप अगर हिंदी गद्य का प्लान बना रहे हैं तभी आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो विषय में आप लिखेंगे हिंदी गद्य। प्रकरण में आपका जो भी टॉपिक है आप वो टॉपिक लिखेंगे। चक्र में जो भी आपका पीरियड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आप मेंशन करेंगे। अवधि में 30 मिनट या फिर 35 मिनट आप लिख सकते हो। देन उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मीन्स जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो है ये आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। मीन्स कि अगर हिंदी गद्य का आप कोई दूसरा भी प्लान बना रहे हो तो उसमें आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन जो स्पेसिफिक एम होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, वो आपके टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, तो उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। उसमें जैसे ही आपका टॉपिक चेंज होगा तो आपके स्पेसिफिक एम जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सामान्य उद्देश्य में एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट आपको मेंशन करने होते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को हिंदी गद्य पाठ का शुद्ध उच्चारण युक्त वाचन करने की योग्यता प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को नवीन शब्दावली का ज्ञान कराकर उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है छात्रों को पाठ्यगत भावों और विचारों को ग्रहण करने के योग्य बनाना। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों का चारित्रिक व बौद्धिक विकास करना। तो इस तरीके से ये हमारे 5 सामान्य उद्देश्य हो गए। फिर हमारे विशिष्ट उद्देश्य आएंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो हैं वो हम विशिष्ट उद्देश्य को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तीनों में हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट मेंशन करने होते हैं। तो आइए देखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में ये मैंने पहले ही आपको बताया कि जो विशिष्ट उद्देश्य है ये आपके टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। मीन्स कि जैसे आपका टॉपिक चेंज होगा तो आपके विशिष्ट उद्देश्य भी चेंज हो जाएंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपका पहला पॉइंट है छात्र प्रस्तुत पाठ की विषय वस्तु का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है आपका छात्र प्रस्तुत पाठ में निहित विचारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, इसको बोधात्मक भी बोलते हैं और अवबोधात्मक भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें सही हैं। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र विषय वस्तु के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र प्रस्तुत पाठ में निहित विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। फिर हमारा तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र प्रस्तुत पाठ के माध्यम से नेताजी के विचारों को आत्मसात कर सकेंगे। अब सहायक सामग्री में सुभाष चंद्र बोस का चित्र, बस केवल आप यही लिखेंगे। मतलब सहायक सामग्री में आप ये ध्यान रखिए कि सहायक सामग्री में आपको केवल वही मेंशन करना होता है जो स्पेशल टीचिंग एड आप यूज कर रहे होते हैं। मीन्स कि इसमें कभी भी आपको चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर ये सब नहीं लिखना होता है। कभी भी आप इसको नहीं लिखेंगे। इसमें आप हमेशा चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड और रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर आप यूज कर रहे हैं तो वही आप लिखेंगे। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं चार्ट लिखेंगे, मॉडल यूज़ कर रहे हैं मॉडल लिखेंगे, या फिर आप कोई रियलिस्टिक टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो आप वो लिखेंगे, फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो सहायक सामग्री में आप यही मेंशन करेंगे। देन उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्र नेताजी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को हम लोग 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं। एक आपका होगा छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा आपका छात्र क्रिया।
छात्राध्यापक जो बॉयज़ हैं वो छात्राध्यापक लिखेंगे, जो गर्ल्स हैं वो छात्राध्यापिका लिखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, छात्राध्यापिका नेताजी के चित्र को दिखाते हुए निम्नांकित प्रश्न पूछेगी। इंट्रोडक्टरी में आप इस तरीके से भी कर सकते। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो नेताजी का चित्र दिखाइए और तब प्रश्न पूछिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इंट्रोडक्टरी कैसे बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में कंडीशन ये होती है कि क्वेश्चन आपको ऐसे क्रिएट करने हैं जिससे कि आपका जो टॉपिक है उसका आंसर बच्चे ही दे दें। आपको कभी भी अपना टॉपिक नहीं बताना है, टॉपिक जो है वो बच्चे ही बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्यूपिल टीचर है उसने ये यूज किया हुआ है, तो उसने इस तरीके से प्लान बनाया। छात्राध्यापिका नेताजी के चित्र को दिखाते हुए निम्नांकित प्रश्न पूछेगी। छात्र चित्र की ओर देखकर उत्तर देंगे। छात्र क्रिया में है। पहला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? बच्चों ने उत्तर दिया, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब टॉपिक हमारा निकल आया सुभाष चंद्र बोस। अब दूसरा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम की उपाधि मिली थी? दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी। तीसरा क्वेश्चन, नेताजी का पत्र नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। अब फिर हम यहाँ पे उद्देश्य कथन देंगे कि छात्रों आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत नेताजी का पत्र पाठ का अध्ययन करेंगे। अब आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो स्टेटमेंट ऑफ एम होता, उद्देश्य कथन होता, वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है और उसमें कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे या अध्ययन कराएंगे। आपको हमेशा ये बोलना है कि हम लोग इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक का या इस पाठ का अध्ययन करेंगे या फिर पढ़ेंगे या फिर जानेंगे। इस तरीके से आपको बोलना है। अब इसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में ये जो आपका हिंदी का प्लान बनता है, तो लेफ्ट साइड में आप वो चैप्टर चाहे आप लिखिए, पूरा पाठ आप लिखिए, जो भी आप कर रहे हैं चाहे आप उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में आप मूल पाठ जो है ये आप चाहे तो लिख दीजिए या फिर आप उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए उस चैप्टर की और यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे नेताजी का जो पत्र है उसकी फ़ोटो पेस्ट करी गई है और उसी के राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे फ़ोटो पेस्ट होगी चैप्टर, यानी चाहे आप लिखिए चाहे फ़ोटो पेस्ट करिए। और राइट साइड पे आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि ये कॉलम होंगे। पहला पॉइंट होगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा होगा छात्र क्रिया और अगला पॉइंट होगा युक्ति एवं प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट निर्देश। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापिका छात्रों को हिंदी पाठ्यपुस्तक उड़ान में जो भी पेज नंबर है उसका आप नाम लेंगे, पर जो भी आपका चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम लेंगे, पाठ को खोलने का आदेश देगा या देगी। छात्र क्रिया में छात्र आदेश का पालन करेंगे। अब क्योंकि इसमें आदेश दिया जा रहा है तो ये निर्देशन विधि होगी। फिर उसके बाद आता है आदर्श वाचन। अब जो प्यूपिल टीचर है वो जो है वो खुद उस चैप्टर को रीड करेगा, उस चैप्टर को उसको पढ़ना है, तो उचित आरोह अवरोह और विराम चिन्हों को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। जो प्यूपिल टीचर है उसके थ्रू जो है उस चैप्टर को पढ़ा जाएगा, उसका आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि एवं प्रविधि में वाचन विधि है। उसके बाद आपका आता है उच्चारण अभ्यास। छात्राध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएगी। उच्चारण अभ्यास आप ध्यान रखिए, अगर आप हिंदी प्रोज का प्लान, हिंदी गद्य का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए फ्लैश कार्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फ्लैश कार्ड के आप उच्चारण अभ्यास नहीं करा सकते। इसमें देखिए छात्र क्रिया में छात्रों द्वारा ध्वनियों को ध्यान में रखकर कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास किया जाएगा। और विधि एवं प्रविधि में फ्लैश कार्ड द्वारा प्रदर्शन, यहाँ पे मिनिएचर लगाया गया, आपको भी मिनिएचर लगाना है और आपकी एक्चुअल क्लास में फ्लैश कार्ड लेके जाना है, जिसमें एक तरफ आप जो कठिन शब्द 4 से 5 सेलेक्ट करेंगे, एक तरफ उसमें वर्ड को, उस शब्द को तोड़ के लिखेंगे, दूसरी तरफ उस शब्द को आप जोड़ के लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे।
तो आपको बच्चों को इस तरीके से उच्चारण अभ्यास कराना है। तो अगर आप हिंदी गद्य का प्लान बना रहे हैं तो आपको फ्लैश कार्ड बनाना कंपलसरी है, इसके बिना आप टीचिंग नहीं कर सकते हिंदी गद्य की। फिर उसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट होगा अनुकरण वाचन, और छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया में होगा छात्राध्यापिका छात्रों से कक्षा में 2 या 3 छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन कराएगी। इसमें जो है 2 या 3 बच्चों से, जैसे पहले आप मतलब जैसे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका आदर्श वाचन करते हैं उसी तरीके से आप बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे। क्लास में 2 या 3 बच्चों से आप 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ या 8 लाइनें 4 लाइनें जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है आप बच्चों से अनुकरण वाचन कराएंगे। और छात्र क्रिया में छात्र आरोह अवरोह और शुद्ध उच्चारण सहित पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। युक्ति एवं प्रविधि में वाचन विधि। फिर उसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट आता है केंद्रीय भावबोध प्रश्न। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका द्वारा प्रस्तुत पाठ के केंद्रीय भाव पर आधारित 3 या 4 प्रश्न पूछेगी। और छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे। विधि एवं प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पे देखिए, फिर आप एक टेबल, अब ये टेबल आप क्लोज कर दीजिएगा जो आपने प्रेजेंटेशन वाली बनाई थी, ये टेबल बंद हो जाएगी। फिर आप एक नई टेबल बनाएंगे जिसमें आप फिर 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें जो जितना आपने पाठ पढ़ा, ठीक है, जो आपने आदर्श वाचन किया, उसमें से आप 2 से 3 प्रश्न पूछेंगे। जैसे इसमें देखिए, पहला प्रश्न, नेताजी ने पत्र किसके नाम पर लिखा था, तो बच्चे उत्तर देंगे। फिर दूसरा प्रश्न, अपने पत्र में नेताजी ने किसके बारे में लिखा था, तो इसमें भी बच्चे उत्तर देंगे। फिर तीसरा प्रश्न, नेताजी का स्थानांतरण किस जेल में हुआ था, इसमें भी बच्चे उत्तर देंगे। और ये आप जो जितना आप चैप्टर मतलब पढ़ा चुके हैं, जो आप आदर्श वाचन कर चुके हैं, उसी में से ये आप क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्राध्यापिका द्वारा मूल पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पर छात्रों की सहायता से स्पष्ट किए जाएंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि उच्चारण अभ्यास में जो शब्द आप ले चुके हैं, काठिन्य निवारण में वो शब्द जो है रिपीट नहीं होने चाहिए। हर बार आप नए शब्द लेंगे, उन शब्दों को आपको रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, काठिन्य निवारण में शब्द, युक्ति, व्याख्या एवं अर्थ। शब्द में पहला शब्द लिया गया दिलचस्पी, युक्ति में वाक्य प्रयोग, फिर व्याख्या, इसमें वाक्य प्रयोग किया गया, उसका अर्थ रुचि। फिर उसके बाद कारावास। इस तरह से मतलब कुल आपको एटलीस्ट जो है 9-10 वर्ड लेने हैं और उनको इस तरीके से शब्द वाले कॉलम में शब्द लिखेंगे। युक्ति में जो युक्ति आप प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, पर्यायवाची कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, प्रत्यय, कथन, विलोम शब्द जो भी आप कर रहे हैं आपको वो लिखना है, ठीक है। युक्ति में देखिए आप वो लिखेंगे, प्रयोग में उस तरीके से प्रयोग करेंगे और अर्थ में उसका अर्थ लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 वर्ड लिए गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला जो हमारा स्टेप है वो है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य, इसको ही हम लोग श्यामपट्ट सारांश कहते हैं। जनरली जो हमारे बाकी प्लान होते हैं जो SST बेस्ड है, तो जैसे हम कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन के बाद श्यामपट्ट सारांश करते थे, तो ये हिंदी गद्य के प्लान में हम काठिन्य निवारण के बाद श्यामपट्ट सारांश करते हैं। तो यहाँ पे भी हम मतलब कुछ भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप शब्द अर्थ ही करिए, लेकिन यहाँ पे शब्द अर्थ किया गया है तो आप देख लीजिए इस बच्चे ने शब्द अर्थ किए हैं। एक तरफ आप शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ आप उन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। और इसके पहले जितना भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया, जैसे आपने काठिन्य निवारण में जो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे समझाया, वो केवल आप ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे, उसको बच्चों को नोट करने के लिए नहीं बोलेंगे कि वो अपनी कॉपी में नोट कर ले। लेकिन ये वाला जो काम है, जो श्यामपट्ट सारांश वाला है, ये जो आपने शब्द अर्थ लिखाए हैं, ये आप बच्चों से बोलेंगे, जिन स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं उनको बोलेंगे कि ये जो है ब्लैक बोर्ड में जो कार्य आपने करवाया है उसको वो अपनी कॉपी में नोट कर लें। केवल यही वो वर्क होता है, जो श्यामपट्ट सारांश होता है, केवल उसको ही नोट करने के लिए बोला जाता है।
तो अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप है जो लेखन एवं निरीक्षण कार्य। उसमें छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखित शब्दार्थ छात्रों को उत्तर पुस्तिका पर उतारने का आदेश देगी तथा उनके कार्य का निरीक्षण करेगी। और केवल यही वो स्टेप होता है जहाँ पे एक प्यूपिल टीचर पूरी क्लास को ऑब्जर्व करना इन द सेंस कि पूरी क्लास में वो घूम सकता है, टहल सकता है। फर्स्ट बच्चे से लास्ट बच्चे की सीट पर आप जा सकते हो। पूरे क्लास में आपको वॉक करके देखना है कि हर बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई वर्ड ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, लिखने में कोई दिक्कत हो रही, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। पूरी क्लास को ऑब्जर्व करना है। बाकी जितनी भी टीचिंग करेंगे तो आपको पूरी क्लास में वॉक नहीं करना है, केवल एक प्लेस पे खड़े होकर टीचिंग करनी है। ये वो स्टेप होता है लेखन एवं निरीक्षण कार्य वाला, जब आप पूरी क्लास में टहल सकते हैं। देन उसके बाद होता है मौन वाचन। मौन वाचन में अब जैसे कि जनरली साइलेंट रीडिंग जो होती है वो कराई जाती है। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को प्रस्तुत पाठ के विचारों को आत्मसात करने हेतु मौन वाचन करने को कहा जाएगा। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में फिर से जो है जो आप पाठ पढ़ा चुके हैं उसमें से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होने चाहिए। जो क्वेश्चन आप पहले पूछ चुके हो वो क्वेश्चन अब आप नहीं पूछ सकते हो। तो फिर से हम टेबल बनाएंगे जिसमें कि एक तरफ आप जो है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे और दूसरी तरफ आप छात्र क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप करिए ही, 3 से कम मत करिएगा। और जो आप जितना आपने पाठ पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होने चाहिए। जो आप विचार विश्लेषणात्मक में पूछ चुके हैं, जो केंद्रीय भावबोध प्रश्न में आप क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो यहाँ पे रिपीट नहीं होने चाहिए। आपको इसका ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन दूसरे नए होने चाहिए। तो यहाँ पे भी आप 3 क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर करेंगे। मैंने एटलीस्ट 3 क्वेश्चन बोला है, आप 5 तक भी पूछ सकते हो, लेकिन 3 से कम नहीं पूछना है, 3 कम से कम पूछने हैं। फिर उसके बाद सस्वर वाचन। तो सस्वर वाचन में छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को कक्षा में सक्रिय रखने हेतु प्रस्तुत पाठ का पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में एक तरीके से हमने जितना कुछ पढ़ाया है तो वो ऑब्जर्व करने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया, हम उनके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। आप ट्रू फॉल्स पूछ सकते हो, आप फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हो, MCQs पूछ सकते हो, 1 वर्ड आंसर पूछ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे भी एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चन पूछने, 5 से कम नहीं पूछने हैं, ठीक है। 5 से कम आपको क्वेश्चन नहीं पूछने हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। जो आप केंद्रीय भावबोध प्रश्न में पूछ चुके हो, जो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में पूछ चुके हो, उनमें से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको हर बार नए प्रश्न पूछने हैं और प्रश्न वहीं से पूछना है जितना आपने पढ़ाया है। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, गृह कार्य। गृह कार्य में आप ये भी ध्यान रखना है, आपको एक बार में केवल एक ही गृह कार्य देना है, बहुत सारा गृह कार्य नहीं देना है। तो जैसे इसमें दिया गया, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो इस तरीके से हमारा हिंदी गद्य का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिली होगी।